स्टूडेंट्स, हम हमारा चैप्टर कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स डिस्कस किए थे। क्या किए थे? टाइप्स डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। एक था लायोफिलिक और एक था लायोफोबिक। ठीक है, लायोफिलिक में हमने देखा था, फोबिया से हमने उठाया था डर वर्ड, ठीक है, फियर। तो लिक्विड्स का आपस में फियर होगा, मतलब उनका इंटरेक्शन कम होगा, तो हम उन सॉल्यूशंस को खुद नहीं बना सकते थे। अगर सॉल्यूशन बन रहे हैं हमारे, तो हमें एक्सटर्नल मेथड्स वहां पर अप्लाई करने पड़ते थे। इस तरह बात की थी हमने लायोफिलिक की। फिलिक का मतलब होता है फोबिक का मतलब डर, तो फिलिक का मतलब लविंग, मतलब जो लिक्विड्स थे लविंग थे, मतलब उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन था, अच्छा खासा इंटरेक्शन अच्छा था, तो आपस में घुल मिल जा रहे थे वो। ठीक है, तो ये हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में देखा था। किस बेस पर? कि भाई जो डिस्पर्जन मीडियम है और जो हमारा डिस्पर्जन फेज है, उन दोनों के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है। आज हम करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही दूसरा टाइप, लेकिन बेसिस क्या होगा उसका कि जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्जन फेज में, ठीक है, जो हम डिस्पर्जन फेज लेंगे उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बेस पर हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स देखने हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन on the basis of particles of dispersion phase। जो हमारा डिस्पर्जन फेज है उसके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग अब हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन का टाइप बताना। इसके भी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास मल्टी मोलिकुलर सॉल्यूशन कोलॉइड्स, या फिर मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखो, जैसे वो हमने नाम से समझे थे, ये भी हम नाम से ही समझेंगे। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्पर्जन फेज होगा उसके हमारे पास बहुत सारे स्मॉल साइज पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं आटे का, जिसकी हम रोटियां खाते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जांपल ले लिया आटे का। आटे, जब हम आटा स्टार्टिंग में लेते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टार्टिंग में जब हम आटा लेते हैं। फिर जब हम उसके अंदर पानी डाल देते हैं, क्या करते हैं? हमने उसके अंदर पानी डाला, मतलब हमारा डिस्पर्जन मीडियम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम आटा गूंथते हैं। ठीक है, मान लो हमने उसमें से छोटे छोटे टुकड़े लोइया बना दी एक तरह से। ठीक है, पहले हमने आटा लिया, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर से छोटी छोटी लोइया बना दी। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ता है? साइज कितना होगा? 10 एंगस्ट्रॉम्स टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। मतलब हम मान लेते हैं हमने लोइया इतनी छोटी छोटी बनाई है कि जो उसका साइज है वो लाई करता है इन बिटवीन 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमने मल्टी मतलब बहुत सारे छोटे छोटे डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स लिए, जैसे कि हमारा आटा हो गया। ठीक है, उसके अंदर हमने पानी डाला, मतलब कोई डिस्पर्जन मीडियम डाला। उसकी हमने क्या की फिर बाद में, पानी के डालने के बाद
लोइयां बनाई, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स बना देते हैं आपस में जुड़कर, आपस में एग्रीगेट होकर, और जो पार्टिकल्स लास्ट में हमें मिलते हैं उनका साइज होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, इसलिए सॉल्यूशन का नाम पड़ जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। और जो हमारे पार्टिकल्स छोटे छोटे थे, बहुत सारे थे, तो इसका नाम हो गया पूरा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई when when a large number of when a large number of small size particles aggregate together, मतलब जब बहुत सारे स्मॉल साइज के, छोटे साइज के पार्टिकल्स एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है, क्या होता है, टू फॉर्म colloidal size particles, to form colloidal size particle, साइज कितना होता है 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कब होता है ये सब, जब हम उसको डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करेंगे। on dissolving in on dissolving in suitable dispersion medium, ठीक है, is known as is called multi molecular colloids। नाम के स्टार्टिंग में मल्टी था, तो हमने मल्टी मतलब बहुत सारे ही जो हमारे डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स को ले लिया, ठीक है। क्या किया उनमें, डिस्पर्जन मीडियम किया, ठीक। फिर छोटे छोटे जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स थे वो आपस में जुड़े डिस्पर्जन मीडियम ऐड करने की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपस में जुड़ने के बाद उन्होंने कोलोइडल साइज पार्टिकल्स बना दिए, मतलब जिनका साइज क्या था 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम। और इस सब को हमने क्या बोल दिया कि भाई फेज के बेसिस पर हमारे कौन से कोलोइड्स बने हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसी का टाइप है मैक्रो। मल्टी का मतलब था बहुत सारे, नेक्स्ट है हमारा सेकंड वन मैक्रो। मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स। अब मैक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं हम, मान लो हमारे पास एक मिट्टी का डला है, ठीक है, हम वो लेंगे, एक मिट्टी की हमने बहुत बड़ी कोई डली उठा ली, ठीक है। मिट्टी सबने देखी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मिट्टी नहीं देखी या मिट्टी के डले नहीं देखे, ठीक है। और फोड़े भी सबने होंगे, वो आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कभी मिट्टी ना फोड़ी हो, ठीक है। खेलते हुए फोड़ी है या कुछ भी, सबने ये काम किया होगा। जब हम कोई मिट्टी का डला लेते हैं मान लो, और उसे फेंक के, ठीक है, या फिर फेंकने का एज्यूम कर लेते हैं, फेंके तो कैसे टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इसी तरह जब मिट्टी के डले के ऊपर पानी डलता है, पानी डलने से क्या होता है, वो टूट जाता है। तभी तो बारिश के टाइम में इतना कीचड़ होता है हमारी कि मिट्टी पे पानी गिरता है वो फैल जाती है मतलब टूट जाती है, ठीक है। तो हमारे पास
जो हमारा ये पार्टिकल था बहुत बड़ा था, ठीक है। मान लो एक मिट्टी का डला, उसके ऊपर मैंने क्या डाला, डिस्पर्जन मीडियम, मतलब मैंने क्या डाला, अपना वही डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम मतलब पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद क्या होगा, मिट्टी का डला टूट जाएगा। टूट जाएगा किसमें, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो मान लो ये टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई वो मिट्टी, ठीक है। तो जो ये टुकड़े बनते हैं बाद में टूटने के बाद, इनका साइज भी क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक बड़ा पार्टिकल लिया, बड़े साइज का पार्टिकल लिया, और उसको डिस्पर्जन मीडियम में तोड़ने के बाद, डिस्पर्जन मीडियम में डालने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और जो टुकड़े वो टूटे उनका साइज मिला हमें बाद में 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया हमारा मैक्रोमोलेक्युलर कोलॉइड्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं when big size molecule, when big size molecule dissolved in suitable dispersion medium, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बिग साइज। मैक्रो का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, ठीक है। dissolved in suitable dispersion medium, they form colloidal solution, they form colloidal solution having particle size, having particle size किसके बीच में, 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, is called macromolecular colloids, is called macromolecular colloids, ठीक है। ये आ गया हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की केस। मल्टी में क्या था, हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, उनको थोड़ा बड़े फॉर्म में किया। मैक्रो में क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे लिए। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो हमने एक बड़ा पार्टिकल लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके जो एग्जांपल होता है, मैक्रोमोलिकुलर का एग्जांपल देख लेते हैं पहले। इसका एग्जांपल होता है, जैसे हमने ले पॉलीथीन, ठीक है। जैसे नायलॉन ले, आप लोगों का जो ये पॉलीमर्स वाला चैप्टर तो हो ही गया है, ठीक है। पॉलीथीन सबको पता होगा, नायलॉन सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो जब रिवीजन के टाइम की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, पॉलीस्टाइरीन, ठीक। इसी तरह सिंथेटिक रबर, गम, स्टार्च, जिलेटिन, गम, स्टार्च, जिलेटिन, और हमारी होगी सिंथेटिक रबर। ये सब एग्जांपल होती है किसकी, मैक्रोमोलिक्यूलर की। मतलब इसमें बड़े बड़े फॉर्म्स लिए जाते हैं, उनको तोड़ के छोटे छोटे चीजों में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे नायलॉन का मतलब धागा होता है, धागे बड़े बड़े आते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब हमें कोई भी चीज उससे बनानी होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका साइज छोटा छोटा कर लेते हैं। तो हमने बड़े से क्या किया, छोटा किया, लेकिन छोटे का साइज कितना होना चाहिए, 10 एंगस्ट्रॉम, और 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो हम उसको बोल देते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है।
इसी तरह मल्टीमोलिकुलर पढ़ा, मल्टीमोलिकुलर में क्या होते हैं, बहुत सारे, तो जो हमारा एग्जांपल होगा उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे आपस में इकट्ठे होंगे, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मल्टीमोलिकुलर का इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा सल्फर। सबको पता होगा नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन में नेचर ऑटो की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सल्फर हमारा नेचर में S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वहां पर छोटे छोटे सल्फर 8 टाइम्स जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन सल्फर का जब हम सॉल्यूशन लेंगे उसमें बहुत सारे S8 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। S8 कैसे बना, छोटे छोटे सल्फर से मिलके एसिड बन जाता है, और सल्फर सॉल्यूशन के अंदर ऐसे बहुत सारे हमें S8 मिल जाएंगे जो छोटे छोटे S से मिलकर बने होते हैं। तो बहुत सारे S ने मिलकर सल्फर सॉल्यूशन बनाया, तो वो आ जाएगा मल्टीमोलिकुलर की कैटेगरी में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सल्फर सॉल्यूशन consists of sulfur solution consists of thousands of S8 molecules, ठीक है। तो जो मल्टीमोलिकुलर में S8 ले लिया हमने, S8 कैसे बनेगा, बहुत सारे मतलब 8 सल्फर से मिलके, तो हमने इसका सॉल्यूशन ले लिया जिसमें बहुत सारे एसिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो छोटे छोटे सिंगल सिंगल एस से मिलकर बनते हैं हमारे पास। तो ये हो गया हमारा टाइप मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। फेज के बेसिस पर ये हमारे टाइप्स, ठीक है। सबको क्लियर होगा आई थिंक। ये नाम से याद हो रहा था, मैक्रो मतलब बड़ा, तो बड़ा पार्टिकल लेंगे, ठीक। बड़े को किसमें कन्वर्ट करेंगे, छोटे में। एक तो हमारा मल्टीमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर में क्या लेंगे, मल्टी मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स लेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे मिलकर क्या बनाएंगे, एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, एक हो गया डिस्पर्स्ड फेज के बेस पर और एक हो गया डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के इंटरेक्शन के बीच, ठीक है। अब हम बात करते हैं, छोटी क्लासों में टॉपिक आपने पढ़ा होगा, नाम है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। डिफाइन फॉलोइंग, डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ब्राउनियन मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल है, इजी है, पता नहीं बार बार क्यों पूछ रहे थे इसको। ब्राउनियन मूवमेंट सबने छोटी क्लासेस में इसे एक ना एक बार जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है हमारा, ब्राउनियन मूवमेंट में जो हमारे पार्टिकल्स है, कौन से पार्टिकल, सारी बात हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कोलॉइडल पार्टिकल्स ही लेंगे। तो जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट है ना, तो हमें मूवमेंट देखनी है। कौन सी मूवमेंट होगी, उन पार्टिकल्स की जिग जैग मूवमेंट होती है। जैसे एक पार्टिकल ये ना, ठीक है। जो ये पार्टिकल्स हैं इन सब की कैसी मूवमेंट होती है, जिग जैग मूवमेंट। जैसे अगर किसी ने शराबी देखा हो, शराबी शराब पी के कैसे चलता है, कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है और लास्ट में जाके कहाँ गिर जाता है, नाली में गिर जाता है। लेकिन उसके पैर कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं। तो इसी तरह जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जब वो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को इधर उधर फेंकेंगे। तो जो उनकी मूवमेंट हो जाती है वो कौन सी होती है, जिगजैग मूवमेंट होती है। और इसी मूवमेंट को हमने बोल दिया है ब्राउनियन मूवमेंट।
तो डेफिनेशन लिख देते हैं, द continuous zigzag movement, कौन सी मूवमेंट, continuous zigzag movement of colloidal particles, of colloidal particles, अब colloidal particles पड़े कहाँ होंगे, इन colloidal solution, कि भाई colloidal solution में जो colloidal particles पड़े हैं उनकी zigzag movement को हमने क्या बोल दिया, is called Brownian movement, Brownian movement मतलब Brownian का मतलब ये समझ लो zigzag, zigzag movement means Brownian movement, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, लगातार वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहेंगे। मान लो कोई कुंभ का मेला है, उसमें इतने लोग होते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कोई बिना टकराए किसी से निकल जाए, टकराहट होती रहेगी, तो बीच में आपस में वो इस तरह टकराते रहते हैं कि वो कभी भी बैठेंगे नहीं, ठीक है। टकराहट होती रहेगी, मूवमेंट होती रहेगी, कि तो जो इस तरह का सोल्यूशन होता है वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होता, मतलब उसके अंदर प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, ठीक है। मूवमेंट है तो वो हिलते रहेंगे, हिलता रहता है कोई, तो हम ये तो नहीं कह सकते वो चैन से बैठा है। नीचे बैठने के लिए क्या करते हैं, नीचे बैठ गया कोई सॉल्यूशन, नीचे बैठ गया पार्टिकल्स, मतलब हमारे जो प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, इसका मतलब उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होती, वो नीचे बैठे रह जाते हैं, ठीक है। उनकी कोई अपनी मूवमेंट नहीं होती, और मूवमेंट होगी कभी वो ऊपर है, कभी वो नीचे है, कभी वो बीच में है, कभी वो साइड में है, ठीक है। वो घूम ही रहा है, नीचे तो लगातार वो बैठा नहीं है। तो जो ये सॉल्यूशंस होते हैं ये सेटल डाउन नहीं होते, मतलब इनमें प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। रीजन क्या है, इनकी जो जिगजैग मूवमेंट है, इनकी जो आपस में टक्कर है, उसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते। तो हम लिख सकते हैं जो ये मूवमेंट है, इट डू नॉट अलाउ, जो ये हमारी मूवमेंट है, जिगजैग मूवमेंट है, इट डू नॉट अलाउ colloidal particles, it do not allow colloidal particles to settle down, ये उन्हें बैठने नहीं देती, इसलिए hence it maintain the, hence it maintain the stability of, it maintain the stability of colloidal solution, ठीक है, या colloidal particles। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, हमें इस लास्ट वाली लाइन से एक बात पता चली है कि जिस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बन जाएगा वो कभी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट रहती है, वो एक जगह बैठते नहीं है, सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सेटलमेंट हो रही है तो वो कभी भी हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, zigzag movement is known as Brownian movement। सीधी सी भाषा में बात करें तो जो zigzag movement है उसी का दूसरा नाम क्या है, Brownian movement, ठीक। और ब्राउनियन मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, कौन से पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स, वो हमारे कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। अब हमें रीजन पढ़ना है कि इस जिगजैग मूवमेंट का रीजन क्या है, इस जिगजैग मूवमेंट का कॉज क्या है। तो देखते हैं कि इस जिगजैग मूवमेंट का कॉज क्या है, कि ऐसे मूव क्यों करते हैं।
हमें इसका अब कोस देखना है, ठीक है। अब कोस कैसे देखते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये रहा हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन है हमारा। कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन फेज भी होता है, मतलब हमारे पार्टिकल्स भी होते हैं, और साथ में क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम भी होता है। डिस्पर्जन मीडियम में हमारे जैसे पानी हो गया, पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे। डिस्पर्जन फेज में मान लेते हैं हम चीनी होगी, ठीक है। जब हम इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं तो चीनी है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। चीनी के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये आपस में है सॉल्यूशन में, तो इनके बीच में टकराहट होती रहती है। कभी चीनी का पार्टिकल अपने जैसे ही पार्टिकल से टकराएगा, ठीक है। जब हम हमारी किसी अपने जैसे से टक्कर होती है, क्या हम नीचे गिरते हैं, लेकिन एक कमजोर सा हो और एक भारी सा हो, टक्कर हो, कमजोर वाला तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो जो वहां पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनइक्वल फोर्सेस से आपस में टकराते रहते हैं। मतलब जरूर उनमें एक भारी होगा, एक हल्का होगा, तो भारी वाला हल्के को टक्कर मारे वो तो दूर जाके गिरेगा। तो इस तरह से जो टकराहट है वो चलती रहती है हमारी, मतलब जो डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स हैं और जो डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में टकराहट ये चलती रहती है। और कुछ वे जिस कंटेनर में होंगे, जैसे ये मेरा बीकर हो गया, इसकी वॉल से भी टकराएंगे, तो हर टाइम उन पर एक अनइवन फोर्स लगा रहता है, ठीक। तो अनइक्वल फोर्स लगेगा तो ये उधर से उधर जाते रहेंगे। जैसे हम दीवार से टकरा जाते हैं, दीवार तो नहीं होता कुछ, लेकिन एकदम हम तो हिल जाते हैं ना, हमारे ऊपर तो फोर्स पड़ता है, ठीक। तो इस तरह इन पार्टिकल्स पर हर टाइम जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स पड़ता रहता है, कभी कोई मॉलिक्यूल टक्कर मार देता है आगे, कभी दूसरा मॉलिक्यूल, कभी खुद का पार्टिकल ही टक्कर मार देता है आगे। तो उस वजह से इनके ऊपर जो फोर्स लगा रहता है उससे इनकी मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। मूवमेंट होती रहती है तो ये जिगजैग मूवमेंट जो भी हो रही है उसी को हम जिगजैग मूवमेंट बोल देते हैं। और इसी वजह से कभी भी वो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं molecules of dispersion medium, molecules of dispersion medium strike against colloidal particles, strike मतलब टकराते हैं against colloidal particles, ठीक है। अब वैसे भी अगर दो लोग हो एक जगह तो हर कंडीशन पर दोनों के विचार नहीं मिलते, टकराहट तो होती रहती है। इसी तरह इस सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम भी है, डिस्पर्जन फेज भी है, तो इनके बीच में भी टकराहट होती रहती है। आपस में कैसे क्या करते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, कैसे, विद डिफरेंट फोर्सेस, विद डिफरेंट फोर्सेस। उससे क्या होता है, चारों तरफ से लगते रहते हैं, फ्रॉम ऑल साइड्स। जैसे कोई पार्टिकल है, उसे यहाँ से फोर्स लगेगा, यहाँ से भी, यहाँ से, लेकिन कोई यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ से लगेगा, लेकिन उसको कहीं इधर से नहीं लग पा रहा पार्टिकल को, इधर से उसको कंटेनर का फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है फिर, द रिजल्टेंट, जब वो आपस में टकराते रहते हैं, जो उनका रिजल्टेंट निकलता है वो क्या होता है, द रिजल्टेंट फोर्स
cause them to the resultant force cause them to move. जो वो फोर्स टकराहट के बाद लगता है उससे क्या होती है, उनकी मूवमेंट होती है। मतलब जब एक भारी और एक हल्का आदमी टकराएगा तो जो वो टकराए तो हल्का आदमी तो दूर जाके गिरेगा, जो उसकी जो मूवमेंट हुई, ठीक है, उसी को हमने पार्टिकल्स के केस में जिगजैग मूवमेंट या फिर ब्राउनियन मूवमेंट बोल दिया है। ठीक है, the resultant force caused them to move called Brownian movement। तो ये हो गई हमारी ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है सर, डाउट्स ले सकती हूँ मैं?